तो भाई मैं वो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी में हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे आगे के सेक्शंस। कल हमने देखा था सेक्शन 80D जो कि था मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी हमने समझा था। उसी के क्रम में हम आज आगे पढ़ेंगे सेक्शन 80DD, 80DDB, 80E, 80EE एंड 80GG। नोट्स जो हैं इन सेक्शन से रिलेटेड PDF फॉर्म में आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए हैं। नोट्स आप लोग रीड आउट करना, उसके बाद ये वीडियो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन्हीं जो सेक्शंस हैं इन्हीं को मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन इन सेक्शंस के बारे में दे देती हूँ। सेक्शन 80DD फर्स्ट, आज जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो है आपके डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट, यानी हिंदी में विकलांग आश्रितों के भरण पोषण एवं चिकित्सा पर व्यय के संबंध में कटौती। कल जो हमने सेक्शन 80D देखा था वो मेडिकल एक्सपेंसेस के संबंध में था, और उसी के आगे का एक्सटेंशन ये है जो कि केवल विकलांग आश्रितों के लिए ये मिलता है। अब विकलांग आश्रितों से जो मतलब है वो खुद व्यष्टि का, इंडिविजुअल का है, या फिर HUF यानी हिंदू अविभजित परिवार का है। और ये किस किस के लिए अवेलेबल है, किस किस को अलावेबल है ये डिडक्शन। विकलांग आश्रित, विकलांगों के आश्रित के ऊपर, जैसे कि उसके रिश्तेदार जिसमें आते हैं पति या पत्नी, स्पाउस, अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, उनके बच्चे, माता पिता, भाई या बहन, ये सब विकलांग के ऊपर अगर आश्रित हैं तो इन विकलांग आश्रितों के लिए उसको सेक्शन 80D में करदाता को छूट मिलेगी। अब ये विकलांगता की अगर हम बात करें तो ये शारीरिक भी हो सकती है जो कि एक बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट होनी चाहिए, या फिर ये मानसिक विकलांगता, या दोनों ये हो सकती है। अगर विकलांग व्यक्ति की स्वयं की अपनी आय है तो उसको अलग, वो तो उसको इस कंडीशन में, यानी अगर वो आश्रित नहीं है तो उसको छूट, करदाता को कोई छूट नहीं मिलेगी। छूट की राशि की मैं अगर यहाँ बात करूँ तो इस धारा में 75,000 रुपये छूट की राशि यहाँ पे जो आपको टैक्स के लिए रिलीफ मिलेगा वो 75,000 का मिलेगा। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी, आपकी जो हैंडीकैप है वो 80% तक है तो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो 1,25,000 की राशि भी आपको छूट की यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ सेक्शन आपका 80DD। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको सेक्शन 80DDB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। अब यहाँ ये भी मेडिकल से रिलेटेड है, यानी जो सेक्शन D हम पढ़ रहे हैं ये मेडिकल एक्सपेंसेस और मेडिकल उस सुविधाओं से रिलेटेड ही है। तो पहला जो है वो तो सिंपल मेडिकल एक्सपेंसेस है, दूसरा जो DD आएगा वो हैंडीकैप्ड वाला है, और जो थर्ड हम अभी पढ़ रहे हैं 80DDP वो आपका रिलेटेड होगा ऐसे रोगों से जो कि मेंशन्ड है या फिर लिस्टेड हैं। इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, विशिष्ट रोगों की चिकित्सा उपचार के व्यय के संबंध में कटौती। जो विशिष्ट रोग हैं उनके केसेस में, अब वो कौन कौन से विशिष्ट रोग हैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, एड्स, क्रॉनिक रेनल डिजीज़, कोरिया, एटेक्सिया, एफेक्सिया, पार्किंसन, इस टाइप के जो विशिष्ट श्रेणी के डिजीज़ होते हैं उनके ऊपर अगर खर्च हो रहा है उनके इलाज में, तो आश्रित और उनके रिश्तेदार, जैसे कि करदाता की पति पत्नी जो मैंने आपको बताया, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, तो इन सब के उपचार के ऊपर होने वाले खर्च में आपको अधिकतम 40,000 या फिर वास्तविक खर्च जो भी हुआ है दोनों में से जो कम है उसकी राशि आपको स्वीकृत की जाएगी। वापस बताती हूँ, 40,000 की राशि या खर्च दोनों में से जो भी कम है उसकी स्वीकृति आपको छूट के रूप में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी पॉइंट में, लेकिन अगर जिसका इलाज हो रहा है वो वरिष्ठ नागरिक है तो ऐसी दशा में आपको जो स्वीकृत राशि है वो 1,00,000 रुपये हो जाती है। ये सेक्शन पढ़ा हमने DDB। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन 80E। 80E आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। सेक्शन 80E, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कटौती। यानी कि अगर पढ़ाई के लिए लोन लिया गया है तो उस लोन पे जो ऋण चुकाया जा रहा है, इंटरेस्ट उस लोन पे जो आप पे कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पे अगले 8 वर्षों तक आपको छूट मिलती है।
ठीक है। उसके बाद अगर 8 वर्ष के बाद भी अगर आपने 8 साल से ज़्यादा का लोन लिया है, आपकी राशि बकाया रह जाती है, ऋण बकाया रह जाता है, तो आपको कोई ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 8 वर्षों तक ब्याज चुकाने की जो वास्तविक अवधि दोनों में से जो भी कम हो, उसके लिए आपको ये छूट मिलती है। याद रखिएगा, जो लोन आपने हायर एजुकेशन के लिए लिया है, उसके इंटरेस्ट के लिए आपको ये छूट मिलती है 80E। उसके बाद हम पढ़ेंगे 80EE। रिहायशी मकान को प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋण पर दिए ब्याज के संबंध में कटौती। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इस तरीके से याद रखिएगा आप कि रिहायशी मकान आपने जो रेजिडेंशियल हाउस बनाया, हाउसिंग लोन जो लिया है, उस पे आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसकी आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है। तो लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, आपको जो अधिक वो मिलती है कटौती अधिकतम। तो रिहायशी मकान का जो मूल्य यानी आपने जो लोन लिया है वो 50 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए, और जो लोन आपने लिया है यानी पहला जो पॉइंट मैंने आपको 50 लाख का बताया वो उस मकान की वैल्यू का है, और जो सेकंड पॉइंट है वो उसका लोन का है। आपने जो लोन लिया है वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको 80EE के अंदर मिल जाएगी छूट। अब आप 80E में अगर एक लाइन में आपको और रीड आउट करना चाहती हूँ, कटौती 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष एवं उसके अगले कर निर्धारण वर्षों के लिए मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपने लोन लिया है घर बनाने के लिए, तो उस पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसकी आपको छूट मिल जाएगी। और डिटेल्स के लिए आप लोग नोट्स को रेफ़र करना। उसके बाद एक 80G पॉइंट है डोनेशन से रिलेटेड, जो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उसके बाद का एक पॉइंट है 80GG, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि 80G ये मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, यानी कि अगर एम्प्लॉय को HRA नहीं मिल रहा है या फिर उसका खुद का कोई मकान नहीं है और उसको मुफ्त के मकान की सुविधा मिली हुई है, तो ऐसी स्थिति में उसको 80GG में जो मकान किराए का भुगतान वो कर रहा है, एक फॉर्म में घोषणा करने के बाद, फॉर्म नंबर 10BA में घोषणा करने के बाद उसको इस हेड में छूट मिल जाएगी। याद रखिएगा, 2 नंबर की थ्योरी भी ये छोटी छोटी चीज़ें कवर करती हैं। आपसे कोई भी एक सेक्शन पूछ लिया जाएगा कि 80GA क्या है, GG क्या है, 80EE क्या है, तो आपको पहले तो ये छूट क्या है वो लिखना पड़ेगा, और जो उनके अमाउंट है, कितनी छूट की राशि मिलती है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जो 80GG है वो अगर HRA नहीं मिल रहा है या फिर कोई और मकान की मुफ्त की सुविधा कर्मचारी को नहीं मिली है और वो किराया दे रहा है, किराए के मकान में रह रहा है, तो उसको 80GG में छूट मिल जाएगी। अब वो छूट कितनी होगी मैं आपको बताऊं। मकान का जो किराया दे रखा है वो उसका एडजस्टेड टोटल इनकम का 10%। अभी एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, ATI मैं आपको बताती हूँ। दूसरा ATI का 25% या फिर 5,000 रुपये प्रति माह। इन तीनों में से जो सबसे कम होगी उसकी छूट इसको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ग्रॉस, ये जो ATI है आपकी एडजस्टेड, इसको बोलेंगे समायोजित कुल आय। तो ATI क्या है आपकी, इसमें आप क्या क्या जोड़ेंगे, इस धारा के अंतर्गत प्राप्त कटौती को छोड़कर सकल कुल आय में से दी जाने वाली अन्य सभी कटौतियाँ। और इसमें सकल कुल आय में सम्मिलित धारा 112 एवं 112A के अंतर्गत कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ, यानी अभी तक आपने ये छूट देने से पहले तक जितनी भी आपको आय हुई है उसमें से जो कटौतियाँ हुई है वो हटाने के बाद जो बचता है वो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी इस केस के लिए, यानी 80GG के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इलस्ट्रेशन देखिए, हमने आज ये जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं कि पारिवारिक सदस्य के नाम पर जयपुर में कोई भी निवासी मकान नहीं है। उनकी कर निर्धारण वर्ष 19-20 की जो आय है वो ये है। पेशे से आए 1,85,000, यानी कि मिस्टर योगेश हैं, एक CA हैं, जयपुर में रहते हैं, और उनके रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है जयपुर में खुद का। उनकी इनकम के आपको डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हिंदी में आप पढ़ देख लीजिए, इंग्लिश में मैं रीड आउट कर रही हूँ, दोनों मीडियम्स के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 1,85,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर सन्स हायर स्टडीज, यानी बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने
जो लोन लिया है उसकी राशि दे रखी है। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड ऑन पॉलिसी ऑन हेल्थ ऑफ स्पाउस, उसकी जो वाइफ है उसके लिए उसने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है। रेंट, किराया चुका रहा है वो जयपुर में। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई फॉर हिज वाइफ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, यानी उसकी बीवी ने कोर्स किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अपनी वाइफ के लिए उसने एजुकेशन लोन लिया है। नेक्स्ट है स्पेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फादर, लास्ट वाला पॉइंट बता रही हूँ, उसके फादर हैं 79 ईयर्स के, यानी वरिष्ठ नागरिक है, और उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने लोन लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें सैलरी का कोई सा भी इनकम टैक्स का कोई सा भी हेड आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि आप लोग एक पर्टिकुलर बनाइए अमाउंट का कॉलम, यही आपका फॉर्मेट है, और उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि कितने हेड्स इस क्वेश्चन में आ रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा पेशे से आए, ये प्रोफेशन का हो गया फर्स्ट हेड, दूसरा कैपिटल गेन का हो गया सेकंड, तीसरा हो गया यहाँ पे अदर सोर्सेज का, तो 3 हेड तो यहाँ पे क्लियर है। हाउस प्रॉपर्टी का हमें यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो आप हेड बनाइए। यहाँ पे देखिए इस तरीके, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, एक बार आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे और हेडिंग, जो क्वेश्चन पढ़ के आपको जितनी हेडिंग समझ में आ रही है वो हेडिंग लिखकर आप थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, और फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, उसका एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, और एक एक हेडिंग जिससे वो रिलेटेड है वो आप उसमें नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं, शुरुआत हुई है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की, 1,85,000 था जो हमने लिख दिया। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो हमने क्या किया, ओनली इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, यानी हमने कोई स्पेस नहीं छोड़ा। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे। आपको ये सेकेंड पॉइंट में दिख रहा है, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पे, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। इसमें पहला आया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि था 5,000 का, दूसरा था आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि था 10,000 का, इनको ऐड करके हमने बाहर लिख दिया 15,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 21,000 का, इसके बाद का हेड है ये, हमने हेडिंग डाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इसका अमाउंट लिख दिया 21,000। अब इसके बाद आपको कोई इनकम नहीं दे रखी क्वेश्चन में, केवल आपको जो छूट मिलेगी, आप जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने किराया चुकाया है, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। दैट मीन्स आपकी इनकम यहाँ पे कंप्लीट है। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे कितनी हुई, 2,21,000। इसमें से जब आप छूट दे देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब हम डिडक्शंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद के जो पॉइंट हैं वो डिडक्शन के हैं, और डिडक्शंस जो है वो चालू होती है 80C से, ख़त्म होती हैं 80U पे, और हम उनके बीच की अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 80C पढ़ ली, 80D पढ़ ली, उसके आगे का हम 80DD से लेके 80GG तक हम आज कंप्लीट 80GG तक हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो हमने क्वेश्चन में देखा था रीपेमेंट ऑफ लोन का था, यानी जो लोन उसने चुकता किया। अब लोन किससे रिलेटेड है, आपके 80E से। तो इसमें आपको जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है देखिए यहाँ पे, हालांकि मैं आपको गलत थोड़ा बता रही हूँ, गलत ऐसे बता रही हूँ कि जो क्रम है छूट का जो कि 80C से चालू होता है, अगर हो सके जितना पॉसिबल हो आप उस ऑर्डर को भी फॉलो करें, यानी जो सी से जो डी से शुरुआत हो रही है, डी सी, अगर आपको 80C से रिलेटेड भी छूट दे रखी है यहाँ पे, तो आप शुरुआत करेंगे 80C से, फिर आएंगे आप 80D में, फिर DD में, फिर E में, फिर डबल E में। इस तरीके से आप इस ऑर्डर का भी ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ तो 80E पहले आ रहा है, तो लेकिन 80E बाद का है, तो मैं एक लाइन छोड़ के, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा, मेडिकल खर्चों से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी थी, तो मैं 1-2 लाइन यहाँ पे छोड़ सकती हूँ 80D के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो पहले आप 80D वाले ही पॉइंट उठाएं और 80D कंप्लीट करें, फिर आप बचे हुए पॉइंटों में से 80E के यानी बाद वाले जो डिडक्शन है वो आप उठा लें। लेकिन अब क्योंकि मैं पॉइंट वाइज पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे मैं 80E ले रही हूँ, जो मैंने, आप ये समझिए मैंने ऊपर एक लाइन छोड़ दी और 80E पहले लिख दिया। अब 80E जो है वो हायर एजुकेशन से यहाँ पे रिलेटेड है। अब उसने लोन जो यहाँ पे लिया है, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। यहाँ पे मिस्टर योगेंद्र ने 2 लोन लिए हैं, एक तो अपने बेटे के लिए जिसका इंटरेस्ट वो दे रहे हैं 21,000, और एक अपनी वाइफ के लिए जिसका इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 30,000। तो दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं छूट के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपने जो सेक्शन 80E लिखा था, इसमें आपने 21 + 30 करके आपने अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, टोटल 80E की जो छूट आपको मिलेगी। उसके बाद है यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको पढ़ती हूँ, हेल्थ पॉलिसी ले रखी है 52 ईयर्स की अपनी वाइफ के लिए। अब ये आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें दे रखी हैं जो 80D में आएंगी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और जो आपने अपने सीनियर सिटीज़न फादर के लिए जो आपने 56,000 यहाँ पे स्पेंड किए हैं, तो मैं उसका आपको बता देती हूँ कि
80 डी में आपको तो हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया है वो है हमारा 80 जीजी से रिलेटेड, जिसमें वो किराया दे रहा है जयपुर में। और क्योंकि ना ही मिस्टर योगेंद्र का और ना ही उनके किसी फैमिली मेम्बर का कोई मकान है, ना ही इन्हें एचआरए मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में सैलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 80 जीजी की इनको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। और कितनी मिलेगी, वो 3 किस्त आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उनमें से जो सबसे कम होगी उस राशि की छूट उनको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, ये वर्किंग नोट्स दिख रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पे। इसी तरीके से आपका वर्किंग नोट शो करना है। सेकंड और थर्ड जो आपको बीच में दिख रहा है, ये देखिए सेकंड और थर्ड वाला, तो ये तो आपके 80D और 80E से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये है आपका 80GG से रिलेटेड, जिसमें आपको एडजस्टेड टोटल इनकम, समायोजित कुल आय कैलकुलेट करते हुए 80GG में कितनी छूट मिलेगी आपको कैलकुलेट करनी है। तो उसमें जो मैंने पहली छूट बताई आपको, देखिए यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 2,21,000 का, ये टोटल इनकम हो गई। इसमें से आपको अभी तक जो मिल चुकी है वो आपको हटानी है, जो बचेगा उसका आपको 10% या 25% आपको लेना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम 2,21,000 की होगी। इसमें से अभी तक जो मिल गई वो हटा दीजिए। कौन कौन सी मिली है आपको, अभी तक की इनकम्स हटा दीजिए, लेस करनी है आपको। लेस कौन कौन सी करनी है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अभी तक जो छूट उसको मिल चुकी है, और अभी तक उसको 2 छूट मिली है। एक तो 75,000 की, कौन सी वाली, ये आपकी मेडिकल एक्सपेंस हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, और दूसरी एजुकेशन की। तो ये टोटल मिला के 1,26,000 तक की उसको छूट अभी तक मिल गई है। तो अब कितनी इनकम बची उसकी, 80,000। तो ये कहलाती है आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम। यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अन्य कटौतियाँ अभी तक जो दी जा रही हैं उनको हटा के जो इनकम बचती है वो आपकी समायोजित कुल आय कहलाती है 80GG के केस में। तो ये आपको कैलकुलेशंस मैंने बताई, तो आपकी अभी तक की इनकम है 80,000। तो अब इस एडजस्टेड टोटल इनकम 80I का पहली राशि निकलेगी आपकी, जो किराया आप चुका रहे हैं तो का समायोजित कुल आय के 10% का आधिक्य, यानी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 80I। तो फर्स्ट पॉइंट ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, रेंट पेड जो है इनका वो है 26,500 का, क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इसमें से 10% ऑफ 80I आपकी 80,000 है, तो 8,000 लेस कर देंगे तो एक किस्त तो आ गई आपकी 18,500। दूसरी किस्त थी आपकी 25% ऑफ 80I एडजस्टेड टोटल इनकम का, यानी 80,000 का 25% जो कि है 20,000। और तीसरा था 5,000 रुपये प्रति माह, ठीक है। तो प्रति माह के हिसाब से 60,000 हो गया एक साल का। अब इन तीनों में से जो सबसे कम है जो कि है आपका 18,500, तो यहाँ पे आपको 80GG की छूट कितनी मिलेगी, 18,500। अब सॉल्यूशन में देखिए आपने यहाँ पे 80GG की कितनी छूट ले ली, 18,500। तो इन तीनों छूटों का जब आपने टोटल किया 80D 80E और 80GG, तो 1,44,500 आया। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो कि 2,21,000 की है, उसमें से जब आप छूट 1,44,500 की लेस कर देंगे तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 76,500। तो मिस्टर योगेंद्र को 2,21,000 में से छूट के बाद 76,500 पे ही टैक्स देना है। इस तरीके से जो मैंने आपको अभी सेक्शंस बताए उनको आपको अप्लाई करना है, फॉर्मेट बना के, हेड बना के, क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। आप लोग ये वीडियो में से ही आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को फिर मोबाइल में देख के आप खुद अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, और फिर आप इसको वीडियो से मैच करिए, या इसका जो आंसर है जो 76,500 इसका आंसर आ रहा है उससे आप मैच करिए। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग टैली करिए आपने कहाँ पे इस वीडियो को सुन के दोबारा कहाँ गड़बड़ करी है। और मैं एक बार फिर आप लोगों को बोलती हूँ कि व्हाट्सएप पे जो नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं उनको आप रेगुलर स्टडी करिए।